आज हम पढ़ेंगे वैद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर। तो वैद्युत वाहक बल क्या है? एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे सेल का वैद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे ई से व्यक्त करते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, मान लो Q आवेश को प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा W कार्य किया जाता है। तो एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा? एकांक आवेश माने कम के लिए क्या होगा? भाग होगा। तो ये W/Q गणित के एक एक नियम से, चूंकि एक एक नियम से Q आवेश को प्रवाहित करने में सेल द्वारा अगर W कार्य किया जाता है तो एकांक आवेश को प्रवाहित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा? W/Q। और एकांक आवेश को परिपथ में प्रवाहित करने के लिए जो कार्य किया जाता है उसी को सेल का क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल अर्थात E। विद्युत वाहक बल को E से व्यक्त करते हैं। तो W/Q बराबर E। अर्थात आप नोट्स में इस चीज को न लिखें, समझाने के लिए दिया मैंने। अर्थात E = क्या हो जाएगा? W/Q। किसी सेल का विद्युत वाहक बल बराबर W/Q। मात्रक क्या हो जाएगा? W का मात्रक जूल और Q का मात्रक कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम। इसी जूल प्रति कूलाम को हम क्या कहते हैं? वोल्ट। ठीक है, जूल प्रति कूलाम बराबर वोल्ट। ठीक है, तो ये विद्युत वाहक बल हो गया। अब इस कॉन्सेप्ट को समझिए जरा। ये तो बड़े इजी वे में कह दिया कि एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है वह सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझिए। मैंने यहां पर एक चित्र बना रखा है, इससे मैं समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये सिर्फ समझने के लिए है। आप इसे जब जवाब देंगे सेल के विद्युत वाहक बल का तो परीक्षा में इसको वहां दर्शाना जरूरी नहीं है। वहां आप ये डेफिनेशन देंगे, ये सूत्र देंगे। तो देखिए, यहां आप देख रहे हैं कि ये एक व्यक्ति है, ये गेंद को उठाता है और यहां रखता है। गेंद उड़ती हुई आती है और यहां इस श्यान द्रव से होके गुजरती है। गेंद जब इस श्यान द्रव से गुजरती है तो अपनी ऊर्जा खो देती है। ठीक है, लुढ़कते हुए धीरे धीरे यहां तक पहुंचती है। अब ये व्यक्ति फिर इस गेंद को उठाता है और ऊपर तक ले जाता है। और आप जानते हैं, जब किसी वस्तु को हम नीचे से ऊपर की ओर ले जाते हैं तो उस पर क्या करते हैं? हम कार्य करते हैं। किसी भी वस्तु को जब हम नीचे से उठा के ऐसे ऊपर की ओर ले जाते हैं तो हम उस पर कार्य करते हैं। तो वही व्यक्ति कर रहा है। इस गेंद को यहां से उठाता है नीचे से, और नीचे से उठा के कहां ले जाता है? ऊपर ले जाता है। तो व्यक्ति को गेंद को नीचे से ऊपर ले जाने में कार्य करना पड़ता है। यही कार्य गेंद में ऊर्जा के रूप में संचित होता है, स्थिर ऊर्जा के रूप में, जिससे ये लुढ़कती हुई आगे बढ़ती है और यहां आकर के फिर खो देती है ऊर्जा। यहां फिर इसको उठा के ऊपर रखता है। तो ये क्रम चलता रहता है। ठीक यही प्रक्रिया हमारे वैद्युत परिपथ में होती है। आप देखिए, हमारा वैद्युत परिपथ है। यहां पर ये एक सेल है और ये एक प्रतिरोध है और ये हमारे कनेक्शन वायर, इससे हमने जोड़ करके परिपथ तैयार किया है। होता क्या है, यहां सेल जो है धनावेश, ये जो डायरेक्शन दिखा रहे हैं धनावेश की गति का डायरेक्शन है। अर्थात अगर हम इलेक्ट्रॉन बोलें तो इलेक्ट्रॉन धन से ऋण की ओर इस तरीके से गति करेगा ये। ठीक है, तो फिलहाल धनावेश के गति की दिशा को ही धारा की दिशा मानते हैं। तो हमारे ये धारा की दिशा ये हो गई, धनावेश ऐसे जा रहा है। अर्थात ये सेल इस धनावेश को ऊर्जा प्रदान करता है। हम कह सकते हैं कि सेल जो है आवेश पर कार्य करता है, जिसकी वजह से आवेश इसमें प्रवाहित होता है, ऐसे 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 यहां तक आता है। ये हमारे जो कनेक्शन वायर हैं, ये एक बहुत ही अच्छी सुचालक धातु के बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से आवेश को इन संबंधन तारों या कनेक्शन वायर से होकर गुजरने में ऊर्जा लॉस बहुत कम होता है। परंतु जब वही आवेश हमारा इस प्रतिरोध से होकर के गुजरता है, तो प्रतिरोध माने जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन कम है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से आवेश जब ऊपर से नीचे इस सिरे से इस सिरे की ओर प्रवाहित होता है तो ये अपनी ऊर्जा खो देता है। ठीक है,
अब इलेक्ट्रॉन, ये आवेश हमारा धनावेश यहां तक पहुंचता है। अब इस जो आवेश यहां पहुंचा धनावेश, इसके पास ऊर्जा बहुत कम होती है, तो इस सेल क्या करता है, उस आवेश को फिर ऊर्जा प्रदान करता है, जिसकी वजह से वो आवेश फिर चक्कर लगाता हुआ यहां तक पहुंच जाता है। फिर सेल फिर उसको ऊर्जा प्रदान करता है, अर्थात उस प्रकार करता रहता है, लगातार निरंतर अपनी ऊर्जा आवेश को देता रहता है। उस तरह से निरंतर आवेश प्रवाहित होता रहता है और परिपथ में धारा बहती रहती है। तो सेल का कार्य क्या है, निरंतर ऊर्जा प्रदान करना आवेश को परिपथ में प्रवाहित करने के लिए। ठीक, तो एकांक आवेश को परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल जो ऊर्जा प्रदान करता है, उसे सेल का हम वैद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और होती है जिसे हम बोलते हैं टर्मिनल विभवांतर, उसको भी समझ लीजिए। टर्मिनल विभवांतर क्या है? मात्रक इसका भी जो है वोल्ट ही है, जूल प्रति कूलम। अगर आप यहां से इसको डेफिनेशन से क्लियर करना चाहें तो इसको ऐसे दे सकते हैं आप, ऊपर का भी साफ कर दो, इसकी भी कोई जरूरत तो नहीं है। एक सेकंड, टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर। अब देखिए, ये स्थिति है। ठीक, यहां मान लो हमने एक आमीटर लगा दिया, ये आमीटर लगा दिया, ये वोल्ट मीटर लगा दिया, ये ठीक है। यहां एक की लगा दी, ये हमारा एक परिपथ बन गया। ये पहला प्रतिरोध है R1, R2, R3। ठीक, अब टर्मिनल विभवांतर क्या है? किसी आवेश हमारा ये बैटरी है धन ऋण, तो आवेश हमारा ऐसे जाएगा, इस तरीके से, ऐसे धारा बहेगी, ये ऐसे, ये इस डायरेक्शन से ऐसे धारा बहती है। ठीक, तो टर्मिनल विभवांतर क्या होता है? हम मान सकते हैं ये दो टर्मिनल हैं जिसके बीच 3 प्रतिरोध जोड़े गए हैं। तो टर्मिनल विभवांतर क्या होगा? इस सिरे और इस सिरे के बीच का जो विभवांतर है उसे हम टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। इसको कैसे मेजर करेंगे कि विद्युत वाहक बल के रूप में सेल के द्वारा एकांक आवेश को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक हम इसको मान सकते हैं। ये अगर इन प्रतिरोधों के रूप में ये A है, इसको B मान लो, इसको C मान लो और इसको D मान लो। तो A और D के बीच का विभवांतर कुल टर्मिनल विभवांतर हुआ। हम अलग अलग करके भी देख सकते हैं कि प्रतिरोध R1 के सिरों के मध्य का विभवांतर, ये इस प्रतिरोध के लिए टर्मिनल विभवांतर हो जाएगा, ये इसके लिए हो जाएगा, इसके मध्य इसके लिए हो जाएगा। तो अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि सेल के द्वारा एकांक आवेश को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित करने में सेल द्वारा जो कार्य किया जाता है, सेल द्वारा जो ऊर्जा व्यय की जाती है, उसे उन दोनों बिंदुओं के मध्य टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। एक टर्मिनल एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक एकांक आवेश को प्रवाहित करने में सेल द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे उन दोनों
उसे टर्मिनल विभवांतर कहते हैं, उसे टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। यहां देखिए, मान लो आवेश को यहां से यहां तक प्रवाहित करने में W1 कार्य करना पड़े। सॉरी, चल नहीं रहा ये, इसको बदलता है, इसको देखता है। यहां से आवेश को यहां तक प्रवाहित होने के लिए, A से B तक आवेश को प्रवाहित होने के लिए मान लो W1 कार्य करना पड़ता है। B से C तक प्रवाहित होने के लिए W2 कार्य करना पड़ता है, और C से D तक प्रवाहित होने के लिए W3 कार्य करना पड़ता है। ठीक है, तो A और B टर्मिनल के मध्य विभवांतर कितना होगा? W1/Q। ये होगा V बराबर W1/Q। इसे B1 मान सकते हो। इसके इन दोनों टर्मिनलों के मध्य विभवांतर अगर V2 है और उनके मध्य V3 है, तो V2 क्या हो जाएगा? आवेश को B से C तक प्रवाहित करने में सेल द्वारा जो ऊर्जा व्यय की जा रही है, मान लो W2 ऊर्जा व्यय की जा रही है Q आवेश को प्रवाहित करने में। आवेश प्रवाहित होने की मात्रा कितनी है? Q। तो V2 बराबर हो जाएगा W2/Q। आवेश की मात्रा तो वही रहेगी, जो इधर से आगे बढ़ रहा है वही आगे जाएगा। इसी तरह से C और D टर्मिनल के मध्य विभवांतर हो जाएगा V3 बराबर हो जाएगा W3/Q। इसे अगर हम प्रतिरोध के रूप में लिखना चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, V1 बराबर हो जाएगा I/R1, V2 बराबर हो जाएगा हमारा I/R2। इससे धारा I बह रही है, I धारा बह रही है। ठीक है, और विभवांतर अगर हमने V1 माना, प्रतिरोध R1 माना है, तो ये हो जाएगा I/R2, और ये V3 बराबर हो जाएगा I/R3। ठीक है, अगर हम इन दो बिंदुओं के मध्य टर्मिनल विभवांतर देखेंगे, अगर इसको हम रिजल्टेंट V मान लें, तो ये V बराबर हो जाएगा हमारा V1 + V2 + V3। ठीक है, तो ये टर्मिनल विभवांतर हो गया और सेल का विद्युत भार। ठीक है।